अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग अब तक जो चीज़ें हम लोग ने सीखी है अब उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। और जो सिस्टमेटिक वे में हम लोग ने अब तक जो चीज़ें पढ़ी है, जैसे हम लोग ने पैटर्न्स वगैरह पढ़ लिए जिसमें ब्रेकआउट की बेसिस पे पूरे काम चलते हैं। और सेकंड नंबर पे हम लोग ने डिमांड और सप्लाई पढ़ लिया, और डिमांड और सप्लाई चार्ट्स में देखते कैसे है, ढूंढते कैसे है, बनाते कैसे, हर चीज़ हम लोग ने सीख ली है। ठीक है। अब मैंने एक चीज़ आप लोगों को बोली थी कि कोई भी स्ट्रेटेजी के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर आप लोग ने चार्ट पैटर्न्स अगर चार्ट पे ढूंढे हैं तो उसको डायरेक्टली लेना नहीं है। हालांकि आपको सब पता है कि भाई ब्रेकआउट हो रहा है तो आप लोग को कैंडल के हाई पर एंट्री बनानी है, लो के नीचे एसएल रखना है और मेजरमेंट के हिसाब से टारगेट बुक करना है, बट आप लोग को करना नहीं है क्योंकि कुछ रूल्स है जो आप लोग ने अगर नहीं फॉलो किए तो आपके ब्रेकआउट्स यहाँ पर फेकआउट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग को जब सारी चीज़ें मालूम पड़ गई है तो हम लोग सीधा रूल्स पर आते हैं और स्ट्रेटेजीज हम लोग कैसे सेटअप करेंगे और किस तरीके से पूरा प्लान करेंगे ये मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो बेसिक स्ट्रेटेजीज पे काम करेंगे। सबसे पहले वाली इसमें होंगी एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी और सेकंड वाली होंगी इसमें रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी। सबसे नंबर 1 स्ट्रेटेजी अगर कोई बोले वर्ल्ड की जो होनी चाहिए वो होंगी रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी। ओके। और उसके बाद आएंगी भाई बारी ब्रेकआउट्स की, क्योंकि हम लोग ब्रेकआउट्स पर भी काम करते हैं। बट रिट्रेसमेंट किसको बोलते हैं? जो चीज़ें हम लोग ने सीखी है कि डिमांड पर प्राइस आती है फिर निकलती है, आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ें हम लोग सबसे ज़्यादा हमारे फोकस में रखेंगे। बट ये जो ब्रेकआउट्स भी होते हैं इसको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, आ रही बात समझ में? तो जैसा हम लोग ने चार्ट पैटर्न अब तक सीख लिया है तो हम लोग सीधा देख लेते हैं कि इस पे काम कैसे करना है। ठीक है। तो ब्रेकआउट्स पे हम लोग अब काम करना शुरू करेंगे। आप लोग के सामने एक चीज़ आने वाली है, जैसे कि प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में चलने वाली है और सडनली एक ब्रेकआउट देंगी। ठीक है। तो आप लोग को एक डिफरेंस यहाँ पर सबसे पहले मालूम पड़ जाना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस और डिमांड और सप्लाई के बीच का डिफरेंस होता क्या है। ठीक है। तो अगर आप लोग देखें तो ये वाले एग्जाम्पल में आप लोग को समझ में आ जाएगा कि एक स्टॉक है जो निकला था और यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, देन इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर आके फिर से रेजिस्टेंस फेस किया। बट इसके बाद जब आया ना तो इसने क्या किया भाई, एक डिमांड जोन बना के निकला है। तो डिमांड जोन में इतनी इंटेंसिटी होती है कि ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर डिमांड बढ़ रहा है। सपोर्ट तो हम जैसे लोगों से बन सकता है, पिवेट्स होते हैं ये सिर्फ, और कुछ नहीं होता है। ठीक है। ये एक पिवेट है, ये एक पिवेट है, ये एक पिवेट है, आ रही बात समझ में? बट जहाँ पर डिमांड मतलब इंस्टीट्यूशंस की बाइंग बढ़ गई है, डिमांड क्रिएट हो गया है, तो वहाँ पर बन जाते हैं डिमांड जोन्स और उसमें इतनी इंटेंसिटी होती है कि भाई वो वन साइडेड निकल सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के और उसी की बेसिस पे सारे ब्रेकआउट्स पर ये रूल्स अप्लाई होंगे और हम लोग एंट्री बनाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बेसिक रूल बता रहा हूँ, जैसे कि मैं कोई एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का रूल बता रहा हूँ। हम लोग आमतौर पर जो भी काम करते हैं इसमें जो भी पैटर्न्स हम लोग यूज़ करते हैं, सपोज अगर मैं आप लोग को बताऊँ, एक मिनट। ओके। तो चाहे मैं आप लोग को यहाँ पर अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिखा दूँ, जैसे कि मार्केट ऐसा चल रहा है, ब्रेकआउट हो गया है। ओके। चाहे मैं कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखा दूँ कि मार्केट ऐसा चल रहा था और चलते हुए मार्केट में ऐसा ब्रेकआउट हुआ है, या कोई पैटर्न्स का हम लोग ब्रेकआउट की बात करें कि अगर ऐसा ट्राइंगल बनाए, तो सारे ही केस में ब्रेकआउट होता किसका है? एक लाइन का ब्रेकआउट होता है, चाहे वो आपकी लाइन हो या ट्रेंड लाइन हो, आधी बात समझ में? तो मैं एक मोटा मोटा एक नॉर्मल ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ कि हम लोग कोई एक लाइन या ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट देखें तो उसके पीछे के रूल्स होते क्या है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आएगा ब्रेकआउट का, दैट द ट्रेंड लाइन शुड बी ए वैलिड ट्रेंड लाइन। जो भी ट्रेंड लाइन का, अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइन की ही बात करते हैं कि इसका अगर आप लोग ब्रेकआउट देख रहे हैं तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन होना चाहिए। अब वैलिड ट्रेंड लाइन बोलेंगे किसको? तो यहाँ पर अगर आप लोग ने खींची है एक ट्रेंड लाइन, वैलिड ट्रेंड लाइन किसको बोलेंगे हम लोग? कि सपोज एक ट्रेंड लाइन है और स्टॉक यहाँ पर आके रिवर्स होता है, फिर आता है, फिर रिवर्स होता है। जब 2 बार आके ऐसा रिवर्स होता है ना तो हम लोग ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं। बट थर्ड टाइम जब आ रहा है ना तो हम लोग को थोड़ा सा उसको वॉच करना है कि हल्का सा रिजेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है, हल्का सा रिजेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सपोज एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है और मार्केट गिरते गिरते अचानक इसने क्या किया भाई, ब्रेकआउट दे दिया। ओके। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाली ट्रेंड लाइन वैलिड हो चुकी है, ये वाली ट्रेंड लाइन वैलिड हो चुकी है। कौन सी बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि एक बार, 2 बार और तीसरी बार भी ये चीज़ हो गई, मतलब वैलिड बन चुकी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, आपने वैलिड ट्रेंड लाइन के पीछे जाना है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें होना चाहिए कि ब्रेकआउट शुड हैपन विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो जब भी ये ब्रेकआउट होगा ना तो आप लोगों को क्या करना है, नीचे ये बार्स देखनी है, वॉल्यूम की जो कैंडल्स बनती है। ओके। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंक्रीज इन वॉल्यूम होना चाहिए। ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है ना उसके पास क्या होना चाहिए, इंक्रीज इन वॉल्यूम होना चाहिए। ओके। तो ये चीज़ आपने नोट डाउन करना है। अगर वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं है तो समझ जाओ कि भाई कोई बड़े पार्टी से ब्रेकआउट हुआ नहीं है, स्मार्ट मनी का यहाँ पर इंटरफेरेंस है नहीं इतना, बस ये नॉर्मल एक ब्रेकआउट है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट,
देयर शुड नॉट बी एनी अपोजिट रिएक्शन। अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को समझना चाहिए, ठीक है। तो अपोजिट रिएक्शन मतलब क्या, सपोज करो कि एक लाइन है जिसका ब्रेकआउट हो रहा है, एक बार, दो बार, तीसरी बार, और ये हो गया है ब्रेकआउट। अब कैंडल ऊपर तक चले गई थी, बाद में रिवर्स हुई है, मतलब यहाँ पर एक बड़ा सा बन गया है वीक, यहाँ पर बन गया एक बड़ा सा वीक, और हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई है। तो यहाँ पर अपोजिट रिएक्शन होना नहीं चाहिए, ज़्यादा अपोजिट रिएक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब ऊपर से लोगों का इतना सेल आउट नहीं होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए फिर, तो यहाँ पर एक हम लोग छोटा छोटा एक क्राइटेरिया लगाते कि अगर सपोज करो कि ये एक कैंडल बनी है और ये एक 100% कैंडल है, ओके, तो इसमें कितना रिजेक्शन हम लोग को अलाउड है, यहाँ पर 20% का रिजेक्शन अलाउड है, 20% का रिजेक्शन अलाउड है, उससे ज़्यादा का नहीं, ओके। अगर ये रिजेक्शन सिर्फ 20% है तो हम लोग को एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है, कौन सी वाली, कि यहाँ पर भाई छोटे मोटे कोई पार्टी ने क्या किया है भाई, या हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने क्या किया है, हल्का सा प्रॉफिट बुक किया है, तो ये थोड़ी सी प्राइस नीचे आ गई है। बट जहाँ ये चीज़ थोड़ी सी बड़ी हो गई, जहाँ ये चीज़ थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि भाई यहाँ पर कोई बड़ी पार्टी बैठी है, या यहाँ पर स्मार्ट मनी है, और इनके अगेंस्ट में हम लोग जा नहीं सकते। हम लोग कितनी भी जिद्दी में आ जाए और हम लोग सोचे कि यार हम लोग का ब्रेकआउट वैलिड है और अब ये वन साइडेड ऊपर निकलने वाला है स्टॉक, भाई ऐसा नहीं होने वाला है। आपके ब्रेकआउट्स का फ्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाए, आपको पता तक नहीं चलेगा। आ रही बात समझ में, बाद में फिर ऐसी कैंडल्स बनेंगी और वन साइडेड मार्केट नीचे जाएगा, और आपका जो लॉस होगा ना इस बीच में, अगर आपने ऐसा लगाया तो ठीक, मगर जो इसका लॉस होता है ना, फेकआउट्स का रिएक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, -20%, -30% तक भी आपका पोर्टफोलियो जा सकता है। आ रही बात समझ में, इसलिए ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ने एक चीज़ देखना है कि रिजेक्शन जो है ना जस्ट 20% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रही है, देयर शुड नॉट बी एनी अपोजिट सप्लाई जोन और डिमांड जोन इन दी हायर टाइम फ्रेम। अगर ब्रेकआउट है तो सप्लाई जोन नहीं होना चाहिए, ब्रेकडाउन है तो डिमांड जोन नहीं होना चाहिए इन दी हायर टाइम फ्रेम। तो जो भी टाइम फ्रेम पे हम लोग काम कर रहे हैं ना, उसकी हायर टाइम फ्रेम पे क्या होना चाहिए भाई, अपोजिट सप्लाई जोन नहीं बनना चाहिए। तो सपोज करो कि अगर मैं काम कर रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है और मैं काम कर रहा हूँ, और यहाँ पर हो गया भाई एक ब्रेकआउट, और मेरे को लगने लगा कि भाई एक वैलिड ब्रेकआउट भी है, रिजेक्शन कुछ इतना खास है नहीं, और मैं काम कर रहा हूँ भाई 75 मिनट्स पर, या मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर 1 आवर पे, ओके। तो इसका जो हायर टाइम फ्रेम होता है ना, ये तो लोअर टाइम फ्रेम हो गया जिसमें मैं काम करता हूँ, तो इसका हायर टाइम फ्रेम होता है एक्चुअली 1 डे। क्या होता है, 1 डे। तो सपोज करो कि यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। क्या है भाई, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। तो ऐसे ट्रेड्स में हम लोग एंट्री बनाएंगे ही नहीं, चाहे यहाँ पर ब्रेकआउट होने दो या ना होने दो। यहाँ पर एक चीज़ है कि भाई यहाँ से रिएक्शन आने वाला है और प्राइस वन साइडेड नीचे जाने वाली है, क्योंकि डिमांड जोन सप्लाई जोन इतने स्ट्रॉन्ग वर्क करते हैं कि ये सारे पैटर्न साइड में रह जाते हैं और यही चीज़ें चलती है। आ रही बात समझ में। तो हम लोग ये वाले पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे कि देयर शुड नॉट बी एनी अपोजिट सप्लाई जोन और डिमांड जोन इन दी हायर टाइम फ्रेम, ठीक है। अब टाइम फ्रेम्स कैसे देखनी है ये मैं आप लोग को जस्ट अभी बताने वाला हूँ कि लोअर टाइम फ्रेम होती क्या है, हायर टाइम फ्रेम क्या होती है, हम लोग देख लेंगे इसको, ठीक है। तो चलो मैं बता ही देता हूँ। तो यहाँ पर जब भी हम लोग काम करते हैं ना ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज पे, तो ये वाली टाइम फ्रेम का हम लोग को फॉर्मेट देखना होता है। आप लोग को खुद ही सोचना है कि आपका ट्रेडिंग पर्पज़ क्या है। क्या आप एक आवरली इनकम ट्रेडर हो, या आप एक डेली इनकम ट्रेडर हो, या वीकली इनकम ट्रेडर हो, या आप एक मंथली इनकम ट्रेडर हो। तो वो बेसिस पे आप लोग ट्रेड्स डिसाइड करोगे, और इसके शॉर्ट फॉर्म से MIT, WIT, DIT और HIT, ओके। अब HIT की अगर मैं बात करूँ कि अर्ली इनकम ट्रेड, तो ये कैसा ट्रेड होगा, ये कुछ घंटों तक चलेगा सिर्फ, ओके। कुछ घंटों तक ही चलेगा और एग्जीक्यूट करना होगा हम लोग को और हो जाएगा ये कंप्लीट। और डेली इनकम ट्रेड कैसा रहेगा, ये कुछ दिनों तक चलेगा, ठीक है। वीकली कैसा रहेगा, कुछ वीक्स तक चलेगा, और मंथली कैसा होगा भाई, कुछ मंथ्स तक चलेगा। अब इसमें 2 टाइम फ्रेम्स हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में, और रिट्रेसमेंट में हम लोग 3 टाइम फ्रेम्स को मिला के काम करेंगे और एक सॉलिड स्ट्रेटेजी हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ब्रेकआउट में हम लोग कभी भी लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम दोनों को मिला के काम करेंगे, ठीक है। तो लोअर टाइम फ्रेम हमारी आवरली इनकम ट्रेड में क्या रहेंगी भाई, 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, और इसकी हायर टाइम फ्रेम क्या होंगी भाई, 1 आवर या 75 मिनट्स। तो ट्रेडिंग व्यू पे आप लोग को 10 मिनट्स तो मिलने नहीं वाले, तो वहाँ पर आप लोग 15 मिनट्स यूज़ कर लोगे, और आपको 75 मिनट्स ही मिलेंगे क्योंकि पेड वर्जन में होते हो, तो उसकी जगह पर आप लोग 1 आवर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप फायर्स में हो, अगर तो फायर्स में आप लोग को ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोग 75 मिनट्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट का जो टाइमिंग होता है वो होता है 9:15 से लेके क्या होता है भाई 3:30। ओके, तो इसमें आवरली अगर हम लोग देखें कितनी कैंडल्स बनती है, तो ये बनती है टोटल 7। आ रही बात समझ में, 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, जिसमें 6 कैंडल्स जो होती है ना ये प्रॉपर 1 आवर की बनती है। ओके, बट लास्ट वाली जो कैंडल होती है ना ये 15 मिनट्स की बनती है। ओके, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी आ गई, इम्बैलेंस आ गया। पहले ही हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर ये वाली कैंडल में जो भी मामला चलेगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा, 1 आवर का नहीं होगा। अगर ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है तो हम लोग उसको आवरली ब्रेकआउट कंसिडर भी नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में, बस ये प्रॉब्लम है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं 75 मिनट्स पे शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पर आप लोग को प्रॉपर 5 कैंडल्स मिलती है 75 मिनट्स की। आ रही बात समझ में, तो यहाँ पर एग्जैक्ट हम लोग को डेटा सामने आ जाता है और हम लोग सही तरीके से काम करने वाले बन जाते हैं। ठीक है, बट ये वाले केस में अब पेड वर्जन में आपको मिलने नहीं वाला है, फ्री वर्जन में आप लोग को मिलने नहीं वाला है, तो आप लोग अवरली यूज़ करेंगे। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या ये लास्ट वाली कैंडल में ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। अगर ये नॉर्मल सी चलती है तो कोई मसला नहीं है, हमारे लिए यही टाइम फ्रेम हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर डेली की मैं बात करूँ तो डेली इनकम ट्रेड जो चलेगा हमारा DIT ट्रेड, तो इसमें बड़ी टाइम फ्रेम क्या होंगी उससे आप लोग याद कर लो, इसको डेली रहेंगी और छोटी क्या रहेंगी भाई 75 मिनट्स। ठीक है, WIT में बड़ी वीकली, उससे कम वाली कौन सी होंगी भाई डेली, और MIT में मंथली बड़ी टाइम फ्रेम है और छोटी टाइम फ्रेम कौन सी है भाई वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली का हायर मंथली है, डेली का हायर वीकली है, 1 आवर का डेली और 10 to 15 मिनट्स का 75 मिनट्स। तो ये टाइम फ्रेम्स को मिला के हम लोग को काम करना है। ओके, मैं ये 2 टाइम फ्रेम्स क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को अभी समझ में आ जाएगा। तो चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल क्या था, अब हम लोग क्या करेंगे, एंट्री पॉइंट क्या रहेगा हमारा अबाव और बिलो द क्लोज ऑफ द ब्रेकआउट। तो अबाव द ब्रेकआउट जो होगा वो रहेगा हमारा एंट्री पॉइंट, और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, लो ऑफ द ब्रेकआउट जो रहेगा कैंडल वो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसको, यहाँ पर अब एंट्री पॉइंट कोई बंदा बोले तो क्या होना चाहिए इसका अबाव द कैंडल। ओके, तो ये रहेगा मेरा एंट्री पॉइंट। तो हाई या क्लोज दोनों के भी ऊपर चलेगा, जो भी आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करना है भाई, एंट्री ले लेनी है और SL क्या रखना है भाई इसके लो के नीचे, कभी भी SL क्या रखना है इसके लो के नीचे। अगर ये वाली कैंडल काफ़ी बड़ी है ना तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे डीपर एंट्रीज लेंगे, हम लोग क्या करेंगे डीपर एंट्रीज लेंगे। और ये चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं आगे के वीडियोस में कि डीपर एंट्री कैसे लेते हैं, प्राइस वहाँ पर आके निकलती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो एंट्री हमारा फिक्स हो गया कि अबाव दी कैंडल, बीच में कहीं भी नहीं लेंगे, और SL क्या हो गया हमारा बिलो दी कैंडल। SL कभी भी फिक्स रहेगा, कभी भी फिक्स है, कभी चेंज ही नहीं हो सकता। पर एंट्री हम लोग चाहे डिसाइड कर ले थोड़ा कि अगर प्राइस थोड़ी सी नीचे आ गई है और हम लोग को कोई छोटे टाइम फ्रेम का और हम लोग को एक डिमांड जोन यहाँ पर मिल रहा है तो वहाँ पर डिसाइड कर ले। तो ये सारे अलग कॉन्सेप्ट से देख लेंगे हम लोग इसको। ठीक है, तो एंट्री मैंने आप लोगों को बता दिया, SL मैंने आप लोगों को बता दिया, और ब्रेकआउट के कुछ रूल्स मैंने आप लोगों को बता दिए कि वैलिड ट्रेंड लाइन होना चाहिए पहली चीज़। सेकेंड नंबर पर क्या होना चाहिए, इंक्रीज इन वॉल्यूम होना चाहिए। सेकेंड नंबर पे क्या होना चाहिए, इंक्रीज इन वॉल्यूम होना चाहिए। थर्ड नंबर पे क्या होना चाहिए, अपोजिट रिएक्शन इतना नहीं होना चाहिए, 20% ही अलाउड है हम लोग को, 20%। एंड फोर्थ नंबर पे क्या बोला मैंने, देयर शुड नॉट बी एनी अपोजिट जोन्स, मतलब सप्लाई जोन्स नहीं होना चाहिए। ओके, और 5वें नंबर पे एंट्री बता दिया, 6ठे नंबर पे SL बता दिया। अब लास्ट पॉइंट इसमें यह है, टारगेट शुड बी विद इन द अपोजिट सप्लाई जोन इन द हायर टाइम फ्रेम। अब अगर आप लोग ने खींच के रखा ही है अगर सप्लाई जोन, तो टारगेट कैसा डिसाइड करेंगे आप लोग, यहाँ पर अगर सोचो कि हर चीज़ मैच हो रही है, अपोजिट सप्लाई जोन भी नहीं और काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ऊपर है आपका सप्लाई जोन, और प्राइस को ट्रैवल करने के लिए अच्छा खासा रूम है, अच्छा खासा रूम है। तो इसमें बोला तो ये जाता है कि जो मेजरमेंट टेक्निक है हमारी, मेजरमेंट टेक्निक के हिसाब से टारगेट लो। सपोज करो कि इतना डिस्टेंस निकल के आ रहा है, ठीक है, तो वो डिस्टेंस यहाँ पर लगा लो सबसे पहले, और ये डिस्टेंस के ऊपर अगर सप्लाई जोन है तो कोई मसला ही नहीं है। ओके, या तो फिर सेकंड मेथड क्या है, 1:2। सेकंड मेथड क्या है भाई, 1:2, कि जो भी डिस्टेंस दिख रहा है इसका डबल आप लोग प्रॉफिट ले लो। ओके, बट ये दोनों चीज़ें करने से पहले आप लोगों को क्या चीज़ देखनी है, आप लोग को ये देखना है कि अपोजिट सप्लाई जोन है किधर। अगर 1:2 के पहले ही आ जा रहा है तो आप लोग को डीपर एंट्री लेके कॉन्सेप्ट करना है। अगर ये मेजरमेंट से पहले ही सप्लाई जोन आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, वो ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये सारे रूल्स अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं ना तो फिर मज़ा आएंगी और सारे ट्रेड्स में आप लोग एंट्री ले सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी सीक्रेट है, इसको आप लोग ने अच्छे से समझ लेना। क्या चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हम लोग जब भी ट्रेंड लाइन्स के ब्रेकआउट की बात करते हैं ना, ट्रेंड लाइन्स के ब्रेकआउट की बात, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो भी हम लोग खींचते हैं, सपोज करो कि मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है ऐसी, ठीक है, स्टॉक इसको टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है और आपको मिल गया है ब्रेकआउट, ठीक है। मैंने सेकेंड ट्रेंड लाइन बनाई और वो थोड़ी ऐसी है, ओके, स्टॉक ऐसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है और आपको दे रहा है ब्रेकआउट, ओके। सपोज करो मैं इसको 1 बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसको 2, और थर्ड वाला केस कैसा है, ऐसा वाला है, स्टॉक ऐसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है और आपको दे रहा है ब्रेकआउट। दिस इज ट्रेंड लाइन नंबर 3। तो कौन सी वाली ज़्यादा बेस्ट रहेंगी मेरे लिए, जिसपे मैंने काम करना चाहिए, तो ये जो दो है ना, ये मेरे लिए बेस्ट है। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, ये 45 डिग्री और उससे कम का बन रहा है, ओके, और यहाँ पर एंगल 45 डिग्री के ऊपर निकल जा रहा है। आ रही बात समझ में। तो इतने स्टीप स्लोप पे हम लोग काम नहीं करते, इसको हम लोग ट्रेंड लाइन या ऐसा बाइंग सेलिंग का कॉम्पिटिशन समझते भी नहीं है। आ रही बात समझ में। एक्चुअल चीज़ें तो यहाँ पर चलती है, यहीं पर सारी चीज़ें बन जाएंगी, फॉलिंग चैनल बन जाएगा, फॉलिंग वेज बन जाएगा, आ रही बात समझ में, या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलेंगी, बट इसको हम लोग कंसीडर नहीं करने वाले। थर्ड थिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सपोज करो कि आपका ब्रेकआउट हो रहा है, सपोज करो कि आपका ब्रेकआउट हो रहा है, दिस इज सिचुएशन नंबर 1, ओके, जिसको मैं बोल रहा हूँ ए। सेकेंड वाले केस में क्या हो रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, 1 2 3 4 पॉइंट ऑलरेडी हो चुके हैं। चलो मैं और इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा रिजेक्शन के बाद में यहाँ पर हुआ है ब्रेकआउट, ओके, सेकेंड वाला केस है। और थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है, आया और यहाँ पर अक्यूमुलेशन हुआ है प्राइस में और फिर हुआ है ब्रेकआउट। तो कौन से वाले ब्रेकआउट पे हम लोग ज़्यादा रिलाई करेंगे? सबसे पहले वाले केस पे हम लोग इतना रिलाई नहीं करेंगे। इट इज़ ए नॉर्मल ब्रेकआउट के छोटी छोटी कैंडल बनते 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 ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट करे तो ठीक, या ये निकले, धीरे धीरे ही निकलेगा, ये इतना कुछ खास ब्रेकआउट है नहीं है। सेकेंड वाले केस में क्या हुआ है कि यहाँ पर प्राइस में बाइंग सेलिंग हुई है, यहाँ पर किसी ने तो भी क्या किया है, यहाँ पर शॉर्ट किया है, और शॉर्ट करने के बाद में अचानक क्या हो गया, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई। अब ये जो बंदे सोच रहे थे कि भाई हम लोग यहाँ से सेल कर रहे हैं और इन लोग को यहाँ पर प्रॉफिट मिलना चाहिए था, अचानक क्या हो गया, इन लोग की सारी पोजीशंस क्या हो गई भाई, लॉसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। इन लोग की जो भी पोजीशंस थी उनके लॉसेस होना शुरू हो गए। अब जैसे इनके लॉसेस होना शुरू हो गए और ये कैंडल का और थोड़ा सा अगर रिएक्शन हुआ रहेगा आगे का, इन लोग क्या कोशिश करेंगे, अगर इन लोग बड़ी पार्टी नहीं है तो क्या होगा भाई, इन लोग सोचेंगे कि थोड़ी नीचे की प्राइस पे हम लोग बाय कर करके थोड़ा सा और अक्यूमुलेट करते फिर ये निकलेगा, ओके। और अगर बड़ी पार्टी है तो उन लोग भी क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को डिफेंड करने के लिए कुछ और ऐड करना शुरू करेंगे ऑर्डर्स, ओके। तो वो बेसिस पे क्या होगा कि भाई प्राइस थोड़ा सा गिर के इनके ब्रेक इवन पॉइंट पर आएंगी, मतलब जो प्राइस पे इन लोग ने इसको खरीदा है। और हम लोग की एक टेंडेंसी होती है, क्या होती है भाई, कि जब भी कोई भी स्टॉक हमारे कई दिनों के बाद में अपने एक्चुअल प्राइस पे आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई चल लॉसेस तो खत्म हो गए, ब्रेक इवन पे बेच के निकल लेता हूँ इसमें से, ओके। तो जैसे इन लोग यहाँ पर सेल कर देंगे, मतलब इन लोग ने क्या किया है, इन लोग ने बाय किया है, क्योंकि इन लोग सेलर्स थे और इन लोग की पोजीशन में से इन लोग एग्जिट कब होंगे, जब इन लोग बाय करेंगे। तो जैसे ही इन लोग सेल कर, मतलब अपनी पोजीशन से एग्जिट होंगे, इन लोग बाय करेंगे और रेटेस्ट होके निकलेगा। आ रही बात समझ में क्या होता है ये एग्जैक्टली, ओके। तो यहाँ पर हल्का सा रिजेक्शन होना चाहिए जिससे हम लोग को समझ में आए कि इनके लॉसेस हो रहे, लॉसेस होने के बाद में रिटेस्ट होगा और निकलेगा। और थर्ड वाला केस सबसे बेस्ट केस है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्राइस में बाइंग सेलिंग का कंपटीशन चल रहा है, इस बीच में अचानक क्या हो गया भाई, अक्यूमुलेशन हो गया और इसके बाद में इंटेंसिटी से ब्रेकआउट हुआ है। अब देखो ये ब्रेकआउट कैसा निकलेगा, आ रही बात समझ में। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है भाई, इनके लॉसेस होने लग गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनके लॉसेस होने लग गए हैं। मे बी ये आए रिटेस्ट के लिए, आ भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। और इसके बाद में जो निकलेगा ना, बहुत नेक्स्ट लेवल का निकलेगा ये, आ रही बात समझ में। तो ब्रेकआउट्स को पहचानने के तरीके आप लोग समझ लो कि यहाँ पर अगर हल्का सा रिजेक्शन हो रहा है और अक्यूमुलेशन हो रहा है तो ये मोस्ट पावरफुल ब्रेकआउट होते हैं। इसमें हम लोग ने क्या करना है, एंट्री ले लेना है कैंडल के ऊपर, ओके, ऐसा लगा लेना है इसके नीचे
और हम लोग को एंट्री बनानी है। अब एक और एक कंडीशन मैं आप लोग को बता रहा हूँ जो और बेस्ट होने वाली, वो क्या कि भाई आपका ऐसा चल रहा है ट्रेड और ऐसा निकल रहा है, इस बीच में निकलते निकलते अचानक क्या हो गया भाई, अचानक क्या हो गया कि यहाँ पर ड्रॉप, बेस और रैली बन गया। मतलब क्या कि यहाँ पर बन गया एक डिमांड जोन। डिमांड जोन के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा अक्यूमुलेशन भी हो गया। इससे बेस्ट कोई ब्रेकआउट हो सकता है क्या कि डिमांड जोन से प्राइस आ रही है, डिमांड जोन से प्राइस आ रही है, ब्रेकआउट हो रहा है, तो क्या ये रुकने वाला है? सोचो आप खुद ही सोचो। तो इतना पावरफुल ब्रेकआउट रहेगा कि इससे अच्छा शायद ही कुछ हो। आ रही बात समझ में? तो ब्रेकआउट्स पे बस खाली ट्रेड ले लेना ये कोई अक्लमंदी की बात है ही नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट जब फेकआउट्स में कन्वर्ट होते हैं ना, मैं यकीन मानो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा ट्रैपिंग इसमें ही होती है। इसीलिए ज़्यादा बेटर है कि ब्रेकआउट्स पे ट्रेड कम ही ले हम लोग, ओके। कि जब ये फेकआउट्स में कन्वर्ट होती है ना, तो वन साइडेड रिएक्शन होता है। ये फेकआउट्स और ब्रेकआउट्स कराए ही जाते हैं ताकि आप लोग को ट्रैप किया जाए, इन लोग अपनी पोजीशंस ले लें। बहुत सारे बायर्स जब इन लोग को मिल जाते तब इन लोग शॉर्ट करते और वन साइडेड मार्केट नीचे होता है। आ रही बात समझ में? अब और एक लास्ट सीक्रेट है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ने वाली है, ओके। वो क्या कि सपोज करो कि आपके स्टॉक में हुआ है एक ब्रेकआउट, ओके, और यहाँ पर ऐसा चल रहा है मामला और हो गया है ब्रेकआउट, और आपको सारे रूल्स लगने लगे कि एकदम एक्चुअल ब्रेकआउट है, और नीचे वॉल्यूम की कैंडल्स भी आप देख रहे हो प्रॉपरली कि वॉल्यूम्स की कुछ ना कुछ कैंडल्स बन रही है, ठीक है, जैसी भी बन रही है, और ये वाले केस तक पहुंचने के टाइम पर आप लोग को इंक्रीज इन वॉल्यूम दिख गया, ठीक है। तो एक सिनेरियो तो ये है जो आपके सामने अभी ये बना। और सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है? सेकंड वाले केस में ऐसी कुछ कैंडल्स चल रही है, ठीक है, और इनके बीच में हुआ है आपका ब्रेकआउट। तो आप कौन से वाले पे ट्रेड करेंगे, कौन सा वाला आप लोग बेटर समझेंगे? तो यहाँ पर विनर रहेगा भाई ये वाला। ऐसा नहीं है कि इस पर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, बट ये वाला सबसे बेस्ट सिनेरियो है कि यहाँ पर ये ओवरऑल कैंडल्स के मुकाबले में आपकी कैंडल ज़्यादा वॉल्यूम की निकली है, और यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ऊपर नीचे हो रहा है। और हम लोग कभी भी इंक्रीज इन वॉल्यूम बोलते हैं कि इसको है कि प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है, ठीक है, बट यहाँ पर प्रीवियस कैंडल्स से ज़्यादा है आपका इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो ये चीज़ भी ऐड कर लो आपके नॉलेज में, और ऐसे ट्रेड्स ढूंढना शुरू करो। अगर 5-6 आपके पकड़ में आ रहे हैं तो देखो भाई नीचे वॉल्यूम के मामले कैसे चल रहे हैं। तो ये काफ़ी पावरफुल होती है। इवन मैं तो आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये वाली जो वॉल्यूम होती है ना, काफ़ी ऊपर तक निकल के आ जाती है, जो सारे कैंडल्स के कंपैरिजन में निकलती है ना, ये काफ़ी ऊपर तक निकल के आती है, ठीक है। अब मैं कुछ आप लोग को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताता हूँ जहाँ पर रूल्स वगैरह आप लोग को अप्लाई करने हैं और ब्रेकआउट लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ आप लोग को कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जहाँ पर जो ब्रेकआउट्स हुए थे ना, वो रूल्स के हिसाब से नहीं होने की वजह से यहाँ पर फेकआउट्स में कन्वर्ट हो गए थे और प्रॉपर टारगेट्स नहीं मिले थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ सबसे पहले IRCTC। तो IRCTC में ये चीज़ हुई थी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर लगा लूँगा बार रिप्ले, ठीक है, और आपको बताता हूँ ये चीज़ में। तो सपोज़ करो कि मार्केट चल रहा है और चलते हुए मार्केट में मुझे क्या दिखा भाई, मुझे यहाँ पर दिखा कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का केस दिख रहा है एक, और प्राइस है ना एक पॉइंट पर आके ना रिवर्स हो रही थी बार बार, और उसने धीरे धीरे क्या किया, इस पॉइंट को ब्रेक ही कर दिया। अब ये कैंडल को अगर कोई देखे तो क्या बोलेगा कि अच्छी बड़ी सी कैंडल है भाई, रिजेक्शन कुछ इतना खास नहीं है, इंक्रीज इन वॉल्यूम भी नीचे से दिख रहा है, ओके। तो ये एक पावरफुल ट्रेड होना चाहिए था, ठीक है। जब हम इसको रन करके देख रहे हैं तो ये ट्रेड यहीं से रिटर्न हुआ है, और जो एक्चुअल टारगेट मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। तो यहाँ पर लोगों के एसएल हिट हो गए, और इतना बड़ा जो डिस्टेंस हम लोग को मिलना चाहिए था या 1:2 मिलना चाहिए था एटलीस्ट, वो नहीं मिला। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? तो ये जो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेड है, अगर मैं हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखूँ तो भाई यहाँ पर पड़ा है ये क्या भाई, डिमांड जोन पड़ा है वीकली टाइम फ्रेम का। आ रही बात समझ में? तो डिमांड जोन इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है ना कि आपके पैटर्न्स भी वहाँ पर चलते नहीं है। तो इसने यहाँ से रिवर्सल दिया और देखो क्या लेवल की मोमेंटम है, ओके। अब मैं यहाँ पर एक दूसरा स्टॉक आप लोगों को बताता हूँ, सोलार इंडस्ट्रीज। इसमें क्या हुआ था, अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोग को जाना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम पे। मैंने कुछ डेली टाइम फ्रेम के ही आइडेंटिफाई करके रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ऑटो करता हूँ। अब यहाँ पर भी क्या हुआ ऐसा कि एक स्टॉक है जिसने
बार रिप्ले करता हूँ मैं। ओके, अब ये वाले स्टॉक में एग्जैक्टली क्या हुआ भाई, ये वाले स्टॉक में हम लोग को सेम चीज़ लगने लगी कि भाई यहाँ पर सपोर्ट लेता है। ओके, ये कुछ पॉइंट्स है जहाँ पर सपोर्ट लेता है, तो हमने खींच ली यहाँ पर एक लाइन और बना लिया एक ऐसा लेवल। ठीक है, जब हमने देखा कि ये स्टॉक ये वाले रेंज पर जब आ गया है तो क्या हुआ, अगली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। अगली कैंडल ने जब ब्रेकडाउन दिया, सॉरी इतनी बड़ी कैंडल निकली, कुछ खास रिजेक्शन है नहीं। वॉल्यूम अगर मैं देखूँ तो ये वाली कैंडल की बात चल रही है, जो ये वाली कैंडल है, तो पिछली कैंडल से बढ़ के वॉल्यूम है। ठीक है, बट ये वाले ट्रेड में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, देखो आप, ये वाले ट्रेड में हो ये रहा है कि यहाँ पर अगेन हमारा ट्रेड फेल हो गया है। क्यों हुआ भाई, अगर मैं हायर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो यहाँ पर क्या था भाई, वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन पड़ा था। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो ये वाला ट्रेड भी यहाँ पर फेल हो गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग कि यहाँ पर डिमांड जोन था। तो कभी भी ट्रेड लेने के टाइम पर एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि अपोजिट या हायर टाइम फ्रेम का जो सप्लाई जोन या डिमांड जोन आता है ना अपोजिट वाला, तो उससे पहले एंट्री मतलब टारगेट बुक करना है, और 1:2 मिल रहा है या मेजरमेंट के हिसाब से मिल रहा है तो ही ट्रेड लेना है, वरना नहीं लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग को और एक ट्रेड दिखाता हूँ, ग्रेविटा इंडिया, कि ये वाले स्टॉक में एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लगाऊंगा भाई बार रिप्ले। अब ये जो स्टॉक है इसमें प्राइस मुझे दिख रही है एक डब्ल्यू बना रही है। क्या बना रही है भाई, एक डब्ल्यू बना रही है, और इसने एक्चुअली धीरे धीरे करके नेकलाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, ये लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है, रिजेक्शन इतना कुछ खास है नहीं, और वॉल्यूम अगर मैं देखूँ तो इंक्रीज़ इन वॉल्यूम है। तो ये चीज़ें देख के लोग क्या करते हैं भाई, लोग ट्रेड में एंट्री बना लेते हैं। एक चीज़ देखते नहीं, रिजेक्शन इन वॉल्यूम जो हम लोग ने देख ली है, बट ये इतने सेटअप पर इन लोग क्या करते हैं, ट्रेड में एंट्री बना लेते हैं। अगर हम लोग आगे इसको देखें तो क्या हो गया भाई, फेक आउट में कन्वर्ट हो गया और आपका जो एसएल है ना वो हिट हो गया। तो इसके पीछे भी सेम रीज़न था भाई, वीकली टाइम फ्रेम का अगर कोई देखे तो यहाँ पर ऊपर है भाई एग्जैक्टली वीकली टाइम फ्रेम का क्या है, सप्लाई जोन है। तो ये चीज़ बस बार बार आप लोगों ने देखनी है और वो हिसाब से ट्रेड में एंट्री लेनी है। तो मैंने डेली टाइम फ्रेम की एक एग्जांपल आप लोगों को बताई, कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बताई है। आप लोग ने क्या करना है, हर टाइम फ्रेम पे ये चीज़ों को चेक करना है। ठीक है, तो रूल नंबर 4 में बैठा नहीं तो हमारा एंट्री एग्जिट और एसएल हम लोग डिसाइड करनी, टारगेट हम लोग डिसाइड नहीं करने वाले। आ रही बात समझ में? तो बार बार एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी पैटर्न्स पे आप लोग काम करेंगे ना, तो ये जितने रूल्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये रूल्स के हिसाब से आप लोग ने काम करना है। ठीक है, और ट्रेड में एंट्री एसएल और टारगेट वो हिसाब से डिसाइड करना है। ओके, अगर अपोजिट सप्लाई जोन है तो उससे पहले ही एग्जिट कर लेना है। ये चीज़ का आप लोग ने बार बार ध्यान देना है। अभी एक सिंगल वीडियो में मैं बहुत सारी एग्जांपल्स बताऊंगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और इंशाल्लाह हम लोग कल मिलेंगे कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके प्रैक्टिस करना। और कल के दिन हम लोग देखने वाले कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, हम लोग रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी के सारे रूल्स देखेंगे और ट्रेड में एंट्री एग्जिट डिसाइड करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी, हम लोग इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहो, बने रहो। अल्लाह हाफिज़।